हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के मेन काम क्या होते हैं? इससे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कैसा है वगैरह वगैरह। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैंक्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो किस हिसाब से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है और आप इसको कट शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। तो जो भी मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स हैं, आजकल के कमर्शियल बैंक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स को खुश रखते हैं ताकि हम उनके पास पैसे खुलवाएं। तो क्या क्या फंक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। इसमें दो टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक्स आर acceptance of deposits from the public and provision of credit to different sectors of the economy। तो जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे बैंक्स के, जिसमें आ जाता है कि भाई लोगों से पैसे एक्सेप्ट करो, पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करो और पब्लिक को लोन्स वगैरह भी दे दो, वो तो ट्रेडिशनल था। हाउएवर, with the growth of modern banking system, the banks have started providing a variety of services to their customers। तो जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है काफी एडवांस होता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ साथ कई और मॉडर्न फंक्शंस भी जो है बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन से हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। Modern banks are regarded as departmental store banks because they provide a wide variety of services to their customers। तो आजकल कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो मॉडर्न बैंक्स हैं, जो मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स हैं, वो एक टाइप का डिपार्टमेंटल स्टोर है क्योंकि वो तकरीबन काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से फंक्शंस हैं? नंबर वन, फर्स्ट फंक्शन आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब पैसे को एक्सेप्ट करना और वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डालना। तो कौन से टाइप का अकाउंट्स है वो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो सबसे मेन काम क्या हो गया? लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना। ये तो इसका ट्रेडिशनल फंक्शन है। लोगों मतलब पब्लिक से। अ बैंक रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स। पब्लिक में कौन कौन आ जाता है? इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, फर्म्स आ जाती हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंकों में अपना पैसा डालते हैं। डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ अ बैंक। डिपॉजिट्स जो है वो सबसे मेजर जो सोर्स है बैंक के पास, जो सबसे मेन सोर्स ऑफ पैसा है वो है डिपॉजिट्स। People who have surplus funds with them would like to deposit these with commercial banks for earning interest, for safekeeping or for convenience। लोग अपना जितना भी सरप्लस पैसा उनके पास आता है वो कमर्शियल बैंक्स में डाल देते हैं ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकें या फिर अपने पैसे को सेव कर सकें या जैसे भी वो कन्वीनियंट हो कहीं पे भी यूज कर सकें। समझ की बात? जैसे आपने बैंक में पैसा रखा है, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, कभी गूगल पे कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन एज इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। तो इससे हम जो पैसे की मोबिलाइजेशन कर पाते हैं प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। किस तरीके से कर पाते हैं वो आगे पॉइंट्स में बताता हूँ। बैंक्स एक्सेप्ट्स या एक्सेप्ट फोर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक जो है चार मेन टाइप ऑफ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट आर पेबल ऑन डिमांड। तो जो भी करंट अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा होगा, करंट अकाउंट में हम जो भी पैसा डिपॉजिट कराएंगे वो ऑन डिमांड पे करना ही पड़ेगा बैंक को। कोई भी बैंक उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। दैट इज वाई करंट अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट। इनको करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, money from these deposits can be withdrawn by checks without any restriction on the amount and the number of withdrawals made। तो जब भी आप करंट अकाउंट में पैसा डालते हो तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जितनी मर्जी बार पैसे निकलवा सकते हो और जितनी मर्जी बार पैसे डाल सकते हो और जितने मर्जी क्वांटिटी जितना आपका पड़ा हुआ है उतना निकलवा सकते हो। सेविंग अकाउंट की तरह इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस अकाउंट पे नहीं मिलता। These accounts are mostly held by traders and businessmen who use these for making business payments and for receiving payments through checks। तो ज्यादातर जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन या ट्रेडर्स जो है ओपन करवाते हैं ताकि वो बिजनेस पेमेंट्स कर सकें या बिजनेस के पैसे रिसीव कर सकें थ्रू चेक्स या कैश या जैसे मर्जी। ठीक है, check payments have facilitated
द बिजनेस एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। जो चेक है उसके आने से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनको काफ़ी फैसिलिटेशन, उनको काफ़ी मदद मिलती है। अगर चेक दे देते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चेक वगैरह दे देता है तो इतने लाखों करोड़ों रुपए हाथ में लेके एक दूसरे को नहीं देने पड़ते, तो सेफ्टी रहती है। बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स in these accounts as they are not able to utilize these short term deposits for lending due to frequent withdrawals from such deposits। तो ये जो पैसा करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो बैंक्स हैं वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये पड़ा भी रहेगा कि नहीं, कब निकलवा ले कोई पता नहीं। समझ की बात? तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेते कि ये जो पैसा आया है इसके ऊपर लोन दे दें, क्योंकि अगर खड़े पैर जो अकाउंट होल्डर है उसने विड्रॉ करने के लिए कर दी तो बैंक के पास तो पैसे ही नहीं होंगे। Banks provide various services to the current account holders such as making payment through checks। तो इनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, चेकबुक इश्यू कर दी जाती है कि आप चेक के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ चेक पेमेंट्स, जो आप अपना, जैसे मुझे किसी और बिजनेसमैन ने चेक दिया, मैंने वो अपने बैंक में डाल दिया करंट अकाउंट में, तो अब मेरा बैंक है जो मेरे बिहाफ पे पैसे इकट्ठे कर रहा है, मतलब किसी और बैंक से। इशूइंग ड्राफ्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर्स एटसेट्रा, जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे जो है ड्राफ्ट्स वगैरह इशू करने, ठीक है। बैंक्स इन फैक्ट लेवी सर्टेन फीस या सर्टेन सर्विस चार्जेस ऑन द कस्टमर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। तो बैंक्स क्या करते हैं, ये करंट अकाउंट पे जो भी आपको फैसिलिटीज देते हैं उसके लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं, या कह देते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपने इतना रखना ही रखना है। समझ की बात? और अगर कोई बड़े अकाउंट होल्डर हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस उन्होंने जो है लैक्स में रखा हुआ है, उनको कई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी बहुत फीस भी चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें जो पब्लिक है वो पैसा रखती है, वो है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आम इंसान के लिए तो यही बना है ना, हर कोई इंसान बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड एंड मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक्स। तो सेविंग अकाउंट भी एक जो डिपॉजिट है जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स डालते हैं और इनमें से भी पैसा चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू निकाला जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। But there are certain restrictions imposed on the depositors of this account। जैसे करंट अकाउंट में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर सेविंग अकाउंट में फुल रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतनी बार जमा करवा सकते हो, इससे ज़्यादा बार इतनी बार निकलवा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, एक फाइन पड़ जाएगा या छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा। Banks impose a limit on the amount and number of withdrawals made from this account ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में से 1 मंथ में आप इतनी ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, वो तो इसमें इस अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस दीज रिस्ट्रिक्शंस मे बी रिलैक्स्ड बाय द बैंक्स। तो बैंक्स टाइम टू टाइम इन जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको टाइम टू टाइम रिलैक्स करती रहती है। सम मिनिमम बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड इन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर अवेलिंग द चेक्स फैसिलिटी। अगर आपने चेक की फैसिलिटी लेनी है तो आपके पास, या आजकल तो एटीएम की फैसिलिटी भी लेनी है, तो आपके अकाउंट में मिनिमम कुछ बैलेंस रहना होगा, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा? बैंक। बैंक टू बैंक, जैसे एचडीएफसी में 10,000 है, कई प्राइवेट बैंक्स में 5,000 है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक्स, उनमें 1,000 है, ऐसे ही, ठीक है। कईयों में जीरो बैलेंस भी हो सकता है। दीज अकाउंट्स आर हेल्ड बाय हाउस होल्ड्स ने खोले होते हैं इस टाइप के खाते। जनरली पब्लिक खोलती है, जनरल पब्लिक, आम इंसान खोलता है, या सैलरीड क्लास के खोलते हैं, एंड रिटायर्ड पर्सन्स भी खोल लेते हैं, हु हैव आइडल कैश फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड वांट टू अर्न सम इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज सेविंग्स एंड रिटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी एट द सेम टाइम। तो ज्यादातर लोग इस टाइप का अकाउंट इसलिए खोलते हैं कि उनके पास कुछ कैश होता है, वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा और थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आता रहेगा और वो अपने पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट अर्न इंटरेस्ट एट नॉमिनल रेट्स। काफी नॉमिनल टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है। उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है जितना फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा। द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट रिटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है वो हाईली लिक्विड रहता है, मगर इतना ज्यादा लिक्विड नहीं रहता जितना करंट अकाउंट में रहता है, क्योंकि वो तो आप जितना मर्जी निकलवा सकते हो। समझ की बात? तो हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी रहती है, परफेक्ट लिक्विडिटी नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। तो बेसिकली एफडी भी इसको कहते हैं, कई जगह पे इसको एफडी भी कहा जाता है, कई जगह पे इसको टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मनी in these accounts is deposited for a specified period like 6 months, 1 year, 2 years, 5 years
और मोर। तो इस टाइप के अकाउंट में पैसा आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डालते हो और उससे पहले निकलवा नहीं सकते। अगर निकलवाओगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। दीज डिपॉजिट्स आर नॉट पेबल ऑन डिमांड। अब आप एफडी का अकाउंट खोल के बैठे हुए, एफडी करवा लिया आपने, तो आप इसको ऑन डिमांड नहीं कर सकते कि भाई चेक इशू कर दिया तो एफडी टूट गई, ऐसा नहीं होता। दे डू नॉट एंजॉय चेक फैसिलिटीज एंड चेक्स कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अब जो भी आपने एफडी का अकाउंट या टाइम डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाया हुआ है उसके अगेंस्ट आप चेक्स इशू नहीं कर सकते और चेक से वो एफडी नहीं तोड़वा सकते। दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट्स as the money is deposited in these accounts cannot be withdrawn before the expiry period of which the deposits are made। इनको टाइम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है क्योंकि जो भी पैसा हमने अपने इस अकाउंट में डाला है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डाला है और उस टाइम पीरियड से पहले हम निकलवा नहीं सकते। अगर निकलवाएंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन has deposited money in this account for a period of 2 years, legally and technically he cannot withdraw the money before the expiry of 2 years period। तो अगर उसने 2 साल की एफडी कराई है किसी बंदे ने तो 2 साल तक वो लीगली एंड टेक्निकली निकाल नहीं सकता पैसे। बट इन प्रैक्टिस हाउएवर banks allow the depositors to withdraw the funds from such deposits even before the maturity period, provided the depositors are willing to lose a part of interest। तो अगर वो निकलवाना चाहते हैं 2 साल से पहले तो उनको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो 2 साल के एंड में मिलना था, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। समझ की बात, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। Banks may allow the depositors to borrow funds against the fixed deposits as securities at normal lending rate। कई बार क्या होता है, आपकी बैंक में एफडी पड़ी है, फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है, आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ही कह देते हैं कि आप इतने का लोन ले लो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें आपको काफी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास मान लो क्या उसने मुझे जो बताया, उसने मुझे बताया कि उसके पास 10 करोड़ की एफडी पड़ी है, ठीक है। तो अब 10 करोड़ की अगर उसके पास फिक्स डिपॉजिट पड़े हैं तो उसने क्या किया, उसने 20 लाख की कार ले ली, 20 लाख की कार ले ली और कार ले ली लोन पे। मैंने कहा भाई तेरे पास इतने पैसे पड़े हैं तो तूने लोन पे कार क्यों ली? उसने कहा कि मैंने 10 करोड़ की एफडी कराई है, उससे जो भी मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं अपना लोन चुका देता हूँ, तो मेरी कार, मेरा पैसा वहीं का वहीं पड़ा है और मेरी कार भी मुफ्त में आ गई। समझ गई बात? तो कहने की बात यह है कि लोग इस टाइप के काम करते हैं, मतलब जो अच्छे काम होते हैं इस टाइप के अच्छे काम करते हैं और एफडी के थ्रू जो है वो एफडी को गिरवी रख के लोन भी ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के काम भी आप कर सकते हो। दीज डिपॉजिट्स आर मेड बाय पर्सन्स हु हैव सरप्लस फंड्स टू स्पेयर फॉर सम टाइम एंड आर रिलक्टेंट टू अंडरटेक एनी रिस्क। तो बेसिकली ये जो एफडी है ये वो पर्सन्स कराते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स है, फालतू पैसा है और वो किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो शेयर मार्केट वगैरह में पैसे नहीं डालना चाहते। वो कहते हैं चलो थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए, थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, रिस्क नहीं लूंगा मैं, ठीक है। हाउएवर द बैंक्स कैन सेफली लेंड दिस डिपॉजिट टू कमर्शियल फर्म्स एंड बिजनेसमैन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंस they know they know that these deposits will not be normally withdrawn before the expiry of a specific period of such deposits। अब यही जो पैसा आपने एफडी कराई, इस पैसे को जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे लोन्स दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर बंदे ने निकलवाया भी तो उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही निकलवाएगा और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। मान लो आपको 5% एफडी के रेट पे दिया कि आपका 1 साल पैसा पड़ा रहेगा, तो आपके पैसे पे आपको 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और जो आके लोन देते हैं वो 15% या 12% या 10% पे दे देते हैं। तो जितने भी परसेंट पे लोन देते हैं, जो भी उनका जो गैप है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है, वही जो है बैंक्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट्स। जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते हैं। जितने भी टाइप के डिपॉजिट अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज हायर देन ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है क्योंकि सेविंग अकाउंट में तो आप निकलवाते रहते हो, पैसे डालते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, उसमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द डिपॉजिट्स हैव बीन मेड। अगर आपने 1 साल के लिए किया रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, 2 साल के लिए किया अलग हो सकता है, 5 साल के लिए किया रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है कि कितने टाइम के लिए आपने पैसा बैंक के पास छोड़ा हुआ है। Thus, the rate of interest on the 3-year deposit is higher than on the 1-year deposit। जो 1 साल के डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा और 3 ईयर के जो डिपॉजिट है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो ये था एफडी अकाउंट जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग मतलब
हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करवाना। इसको आरडी अकाउंट भी कहा जाता है। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन द बैंक और इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है ये, वेयर द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 साल के लिए आरडी अकाउंट खुला लिया, तो आपको हर एक मंथ, मान लो 1,000 का आपने आरडी खुलाई है, तो हर एक मंथ 1,000 डिपॉजिट कराना है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए आपने चूज किया है। Recurring deposit account schemes allow customers an opportunity to build up their savings through regular monthly deposits of a fixed sum over a fixed period of time. तो ये जो recurring deposit account है, यही जो छोटे छोटे स्मॉल होल्डर्स हैं, स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको एनकरेज करता है कि वो थोड़े थोड़े पैसे करके काफी ज्यादा बड़ा पैसा बना लें। समझ की बात। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज मोर देन सेविंग अकाउंट बट लेस देन फिक्स्ड अकाउंट। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उससे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपने एक ही बार काफी ज्यादा पैसा दे दिया। इसमें जो पैसा मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। ठीक है, मतलब एफडी से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, मगर सेविंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो नेक्स्ट टाइप जो आ जाता है, ये तो थे 4 टाइप जिसमें आप अपने 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स जिसमें पैसे डाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो लोन्स कितने टाइप के एडवांस कर सकते हो, लोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहला पैसा जो है करंट अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, तीसरा पैसा एफडी वाला अकाउंट होता है, और चौथा पैसा जो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो अब दूसरा मेन फंक्शन जो कमर्शियल बैंक का है वो है लोन्स देना। अब जितने भी पैसे आए हैं जो बैंक के पास इकट्ठे हुए हैं वो लोन भी तो देगा ना, समझ की बात। द सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज टू एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दिए जाते हैं बैंक्स के थ्रू, तभी तो बैंक कुछ पैसा कमाएगा। लैंडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ अ बैंक एंड द मेन सोर्स ऑफ इट्स इनकम। जो लैंडिंग एक्टिविटीज है उसी से जो बैंक है वो इनकम कमा सकता है। अगर लैंडिंग एक्टिविटीज ही नहीं करेगा बैंक, तो बैंक सरवाइव नहीं कर पाएगा। बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोअर्स विच इज मोर देन द इंटरेस्ट दे पे टू देयर डिपॉजिटर्स। जब भी बैंक जो है लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है तो उस पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और जो बैंक से पैसे बोरो करते हैं, जो बोरोअर्स होते हैं बैंक्स के, उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तभी वो अपना इनकम कमा पाता है। दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस। कमर्शियल बैंक्स act as a intermediaries between the depositors and the borrowers। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली एक इंटरमीडिएरी है, बिचौलिया है, किसके बीच में, जो डिपॉजिटर्स हैं और बोरोअर्स हैं उनके बीच में। किसी और का पैसा किसी और को लोन में देता है, इसको क्रेडिट क्रिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, बैंक्स जनरली give secured loans, that is loans against some security, but many a time they give loans to business firms of a high credit standing without a security। ज्यादातर देखा गया कि बैंक्स जो लोन्स देते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिसके लिए अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको कहेंगे ठीक है आप कुछ सिक्योरिटी जमा कराओ या फिर कुछ गिरवी रखो बैंक के पास। ठीक है, बट बैंक्स जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से भी या क्रेडिट स्टैंडिंग के हिसाब से भी जो है लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे येस बैंक है, उसने इतने जो है बड़े बड़े लोन दिए और बीच में पैसे पूसे खाए और घपले घुपले मारे, उनकी कोई सिक्योरिटी रखी नहीं, तो बैंक जो है कहाँ उसका शेयर 500-600 का चलता होता था, अब 17-18-20 रुपए पे घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे घपले भी हो जाते हैं काफी ज्यादा। बैंक्स दीज डेज एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर्स इन द फॉलोइंग वे। तो फॉलोइंग तरीके से या फॉलोइंग जो है टाइप्स ऑफ लोन्स जो है एडवांस किए जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कैश क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। Cash credit is a type of loan which is given to the borrower against his current assets such as shares, bonds, stocks of goods, etc. तो कैश क्रेडिट वो क्रेडिट है जो कि किसी भी बोरोअर को कुछ गिरवी रख के दिया जाएगा। गिरवी क्या रखना है, या तो वो अपने शेयर्स गिरवी रखेगा या बॉन्ड्स गिरवी रखेगा या स्टॉक ऑफ गुड्स को गिरवी रखेगा। उन चीजों को एज अ सिक्योरिटी रख के उसे कैश क्रेडिट दे दिया जाता है। इन दिस केस द एंटायर सैंक्शनड अमाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक इज नॉट गिवन टू द बोरोअर एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जितना भी लोन उस पर्टिकुलर बोरोअर को सैंक्शन किया गया है सारा का सारा उसको एक ही बार में नहीं दिया जाता। द बैंक opens an account in the name of borrower and allows him to withdraw the borrowed amount as and when he required the money। तो उसका क्या किया जाता है, बोरोअर के नाम पे एक अकाउंट खोला जाता है और उसमें कुछ पैसे डाले जाते हैं और उसे कहा जाता है जब तेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब पैसे निकलवा लेना। ठीक है, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट
नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन सैंक्शनड। जितना भी पूरा का पूरा लोन उसको सैंक्शन करवाया किया गया है उस सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, बट ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। मगर जितना उसने बैंक से निकलवाया है पैसा, जितना पैसे को यूटिलाइज किया है, उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कैश क्रेडिट इज वेरी पॉपुलर विद द इंडियन बिजनेसमैन। तो ये जो इंडियन बिजनेसमैन है, कैश क्रेडिट इनमें काफी मशहूर है और ज्यादातर बिजनेसमैन कैश क्रेडिट ही लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो लोन है वो आ जाता है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक्स प्रोवाइड आउटराइट लोन्स फॉर अ फिक्स पीरियड। एक फिक्स पीरियड के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दे देते हैं। इसमें क्या आ जाता है, द लोन्स आर एडवांस्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी लोन्स को एडवांस कर दिया जाता है। इन दिस केस द एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन सैंक्शनड इज क्रेडिटेड इन लमसम टू द बोरोअर्स करंट अकाउंट। जो बोरोअर है उसके करंट अकाउंट में जितना भी लोन सैंक्शन है वो सारा का सारा डाल देता है बैंक। द बोरोअर्स हैज टू पे interest on the entire amount he has borrowed from the banks, no matter how much amount is actually used by the borrower। चाहे borrower उस amount को use करे या ना करे, सारा का सारा पैसा जो उसके करंट अकाउंट में डाला है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बट जो पुराना था कैश क्रेडिट, उसमें क्या था, जितना पैसा इस्तेमाल किया उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मगर यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस में उसके सारा का सारा सैंक्शन अमाउंट उसके अकाउंट में डाल देंगे और सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ करंट अकाउंट को मिलती है। इन मेनी केसेस बैंक्स प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स हु मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द बैंक। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उसी को मिलती है जो करंट अकाउंट चलाते हैं या जो करंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। इसमें होता क्या है, व्हेन अ कस्टमर गेट्स एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक, दिस मींस दैट ही इज अलाउड टू विड्रॉ चेक्स in excess of balance standing in his credit to the extent of the amount of overdraft। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने करंट अकाउंट खोला, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, बट उसने चेक लगा दिया, किसी को पेमेंट करनी थी, उसने चेक लगा दिया 2 लाख का। तो अब वो जो 2 लाख का चेक लगा है, तो बैंक वाले कॉल करेंगे या फिर फैसिलिटी वो पहले से देख के रखेंगे कि इनको देनी है, इनको नहीं देनी। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में अगर बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है और उसने 2 लाख का चेक लगा दिया, तो वो 2 लाख के चेक को पास कर देंगे। मतलब बैंक ने 1 लाख एक टाइप का लोन दे दिया। किसको लोन दिया? उस बंदे को जिसका करंट अकाउंट था। समझ के बात? तो करंट अकाउंट वाले भी जो है वो लोन्स ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, if a bank has provided overdraft to the extent of rupees 10 lakh to a businessman, he can withdraw checks in excess of the amount of his own deposits with the bank to the tune of 10 lakhs। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अच्छा अपना करंट अकाउंट चलाते हैं, उनको ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो दे दी जाती है। उसमें बैंक्स जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में पहले ही बता देते हैं कि इतना अमाउंट जो है हम दे सकते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन है वो चेक्स अपने जितने अमाउंट पड़े हुए हैं उससे एक्सेस जितना उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है उतने भी निकलवा सकता है। वो भी एक टाइप का लोन ही होता है। द बैंक चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली ऑन द अकाउंट ओवरड्रॉन। सिंपल वर्ड्स में जितना पैसा उसने निकलवाया है, जैसे मान लो 10 लाख है, 10 लाख का सैंक्शन है कि ओवरड्राफ्ट इसको 10 लाख की दे देते हैं। अगर उसने निकलवाई 2 लाख है तो 2 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, उसी पे चार्जेस लगेंगे। फॉर अ बिजनेसमैन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक्स। तो करंट अकाउंट वाले के लिए या बिजनेसमैन के लिए ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बड़ी आसान है कि वो बोरिंग कर सकता है विदाउट एनी झमेला या विदाउट एनी पेपर वर्क। तो पहले से ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक्स दे देते हैं जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनको। Overdraft facilities are generally granted to reliable customers against appropriate security। तो जो अच्छे कस्टमर्स हैं, रिलायबल कस्टमर्स हैं, उन्हीं को दी जाती हैं और उनकी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, उनके ऊपर ही उनको दी जाती हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही लोन होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए ये लोन नहीं होता। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप का जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसमें आ जाता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है। एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बैंक लैंडिंग इज थ्रू डिस्काउंटिंग और परचेजिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें जो बैंक्स हैं वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको परचेज भी कर लेते हैं या डिस्काउंट भी कर देते हैं। इसमें होता क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेट एंड ऑल्सो डेट व्हेन इट बिकम्स पेएबल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया,
ठीक है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया और आपको कहा कि 1 साल के बाद मैं आपको 1,10,000 रुपया दे दूंगा विद इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और मैंने एफिडेविट वगैरह साइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको चाहिए 1 महीने बाद वो पैसा। मैं कहूंगा मैंने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं 1 साल बाद ही दे पाऊंगा। अब आप वो एफिडेविट या कॉन्ट्रैक्ट लेके बैंक के पास चले जाओगे और बैंक को कहोगे कि ये जो एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आप ही ले लो, मुझे सिर्फ मेरा पैसा ही दे दो, मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए। तो बैंक्स क्या करता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, कि इमरजेंसी में किसी को पैसा चाहिए और उसने किसी और को दिया हुआ है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट करके दे देता है। बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट खा जाता है और एक टाइप का लोन ही दे देता है दूसरे बंदे को। समझ की बात। सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉर्मली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो तकरीबन 90 डेज के लिए इशू किया जाता है। दिस मीन्स दैट द क्रेडिटर्स कैन नॉट गेट इट एनकैश्ड फ्रॉम द डेटर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डे पीरियड। तो बेसिकली अगर 90 डे पीरियड है तो 90 डे से पहले उसको लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जा सकता है। ठीक है, बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज बेच देगा या बैंक डिस्काउंट करके उसको पैसे दे देगा। समझ की बात। However, if the creditor needs money before the expiry of 90-day period, he can sell it. That is, he can get it discounted from a commercial bank. वो कमर्शियल बैंक को डिस्काउंट करा देगा या फिर उससे उसको बेच देगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, और कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेगा। अब कमर्शियल बैंक और जो मेन बंदा है जिसने लोन लिया था उसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। द बैंक मेक्स पेमेंट टू द क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग इट्स कमीशन। वो अपनी कमीशन रख लेगा। व्हेन द बिल मैच्योर्स the bank will get payment directly from the banker of the debtor who has accepted the bill। ठीक है, तो जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था या जिसने पहले पैसे लिए थे डायरेक्टली उसी से ही अब वो पैसे ले लेगा बैंक। Thus, by discounting bills, the bank pays money to the creditor when the need when he needs when he needs it and allows the debtor to make payments only when the bill is due फॉर पेमेंट्स। तो सिंपल वर्ड्स में वही है कि भाई अगर आपको खड़े पैर पैसे चाहिए, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप बैंक के पास जाके उसे सेल कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंट करा सकते हो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज देयरफॉर रियली वन फॉर्म ऑफ बैंक लैंडिंग। तो ये भी तो एक टाइप की बैंक लैंडिंग ही होगी ना, कर्जा ही देना हो गया। समझ की बात, चाहे इनडायरेक्टली दिया। थर्ड टाइप ऑफ जो फंक्शन है वो आ जाता है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट्स थ्रू चेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंक्स जो है वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम चेक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट्स कर सकें। तो बिजनेस पेमेंट्स जो लार्ज अमाउंट में करनी होती है उनके लिए तो ये बहुत जरूरी रहता है। बैंक्स हैव प्रोवाइडेड अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। बैंक्स जो है काफी कन्वीनियंट जो पेमेंट का सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं जिसको चेक्स कहा जाता है। वी कैन रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम अदर्स थ्रू चेक्स एंड डिपॉजिट दीज चेक्स इन आर बैंक्स। हम किसी से भी चेक्स की फॉर्म में पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये पैसे मतलब हमारे बैंक पे चेक जो है वो हमारे बैंक में लगा देंगे और बैंक हमारे बिहाफ पे वो पैसे इकट्ठे कर लेगा। दीज चेक्स मे बी ड्रॉन ऑन सम अदर कमर्शियल बैंक्स बट आर बैंक विल कोलेक्ट पेमेंट फ्रॉम दीज बैंक्स ऑन आर बिहाफ। तो अगर मान लो मैं मेरा जो अकाउंट है वो एक बैंक में है, जो दूसरा जो बंदा मेरे को पैसे दे के गया जो जिससे मैंने पेमेंट लेनी थी उसका अकाउंट कोई और है, तो वो अपने जो बैंक का जो है वो चेक दे जाएगा और वो चेक मैं अपने बैंक के पास जमा कराऊंगा और मेरा जो कमर्शियल बैंक है मेरे बिहाफ पे जो है पैसे इकट्ठे कर लेगा दूसरे बैंक से। सिमिलरली वी कैन मेक पेमेंट्स टू अदर्स थ्रू चेक्स। हम दूसरों को चेक्स के थ्रू पेमेंट्स भी दे सकते हैं। द चेक्स या चेक इज अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ पेमेंट्स इन बिजनेस इन रीसेंट टाइम्स। तो रीसेंट टाइम्स में जो चेक के थ्रू पेमेंट देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, और काफी कन्वीनियंट भी है। इट इज कन्वीनियंट, चीप एंड सेफ मीन्स ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। तो ये काफी चीप, कन्वीनियंट रहता है और सेफ है जिससे कि हम पेमेंट्स कर सकते हैं बिटवीन द बिजनेसेस और बिटवीन द पर्संस। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एक और, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर करना। बैंक्स हेल्प इन द रेमिटेंसेस या रेमिटेंस और ट्रांसफर ऑफ फंड्स expeditiously and safely from one place to another through the use of various credit instruments like checks, drafts, pay orders, mail transfers, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, ईमेल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बैंक जो है उसके पास कई तरीके होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने के सेफली एंड साउंडली, ताकि रास्ते में कोई पैसे का रिस्क ना रहे। तो बैंक चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू या मेल ट्रांसफर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, this function is of great significance these days in view
ऑफ द ट्रिमेंडस एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड कमर्स। तो जैसे जैसे ट्रेड एंड कमर्स बढ़ रहा है तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक्स के एजेंसी फंक्शंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बैंक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स। कौन कौन से हैं? द बैंक्स चार्ज कमीशंस ऑन सर्विस चार्ज फॉर सच फंक्शंस। तो जितने भी एजेंसी फंक्शंस जो बैंक्स प्रोवाइड करता है, तो इसके ऊपर कुछ जो है सर्विस चार्ज या कमीशन जो है वो उनसे, जो यूजर्स हैं उनसे लेता है। द मेन एजेंसी फंक्शंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, द कमर्शियल बैंक्स collect payments made through checks, drafts, bills of exchange, hundies, and other फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के बिहाफ पे वो चेक्स कलेक्ट करते हैं और पेमेंट्स करते हैं, या ड्राफ्ट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज वगैरह, इन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं और पे भी करते हैं। ठीक है। सेकंड फंक्शन आ जाता है, दे मेक एंड कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट को कलेक्ट करते हैं, और सेकंड क्या आ गया, पेमेंट को जो है वो उनके कस्टमर्स, जो उनके कस्टमर्स है उनके बिहाफ पे पे करना। तो यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट या रिसीव करना, और सेकंड पॉइंट है पे करना। ठीक है। बैंक्स मेक पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो इंश्योरेंस प्रीमिया या प्रीमियम एक ही बात है। ठीक है। टैक्सेस वगैरह देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के थ्रू ही जो है सारे के सारे जो पैसे जो है जो पे करते हैं। ठीक है। दे रिसीव पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। तो जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह आते हैं, या पेंशन वगैरह आती हैं, डिविडेंड्स आते हैं, या इंटरेस्ट ऑन शेयर्स वगैरह आते हैं, या डिबेंचर्स आते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, वो सारे के सारी पेमेंट्स को रिसीव करता है और पेमेंट करता भी है। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि कलेक्ट पेमेंट करना, यहाँ पे कह रहे हैं पेमेंट रिसीव करना। ठीक है। तो दोनों पॉइंट सेम ही थे, बस अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। थर्ड आ जाता है, द कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स इन सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो काफी कमर्शियल बैंक्स जो हैं ब्रोकरेज सर्विसेज भी देते हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स है वो एक टाइप के एजेंट माने जाते हैं कस्टमर के, ताकि वो अपना सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स कर सकें। दे प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज टू द कंपनीज बाय एक्टिंग एज अंडरराइटर्स एंड बैंकर्स फॉर द न्यू इशुएंस या न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। जो नई नई कंपनीज आती हैं, या कई पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उन्होंने न्यू इशू करना है, अपना शेयर लेके आना है आईपीओ के थ्रू, तो उनका अंडरराइटर बनने का भी काम जो कमर्शियल बैंक्स है वो कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, दे रेंडर एजेंसी सर्विसेज ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। तो एजेंसी सर्विसेज में हमारे बिहाफ पे करेंसी को खरीदने बेचने का काम करती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को खरीदने बेचने का काम करती हैं। ठीक है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई के यूनिट्स को खरीदने बेचने का काम करती हैं। इन्वेस्टमेंट करवाती है म्यूचुअल फंड्स में ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। तो जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा प्रेशर होता है। उसको कहते हैं, जैसे आप डिपॉजिट कराओगे पैसे, वो कहेंगे सर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम आई है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। काफी इंस्ट्रूमेंट आपको बेचने की कोशिश करते हैं वो, समझ की बात। तो इस टाइप की फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। सम कमर्शियल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन ट्रेड। तो कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे एग्जिम बैंक्स हैं, जैसे फॉरेक्स बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक ने उनको मतलब ऑथोराइज किया हुआ है कि वो फॉरेन ट्रेड में डील कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस दे इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं क्रेडिट मतलब लोन्स को, या डिस्काउंट कर सकते हैं फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, एंड प्रोवाइड कर सकते हैं गारंटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स फॉर द साउंडनेस ऑफ देयर कस्टमर्स। के वो कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा फला फला कस्टमर है ये काफी साउंड है, इसकी इकोनॉमिक पोजीशन काफी अच्छी है, उस पे वो जो है इशू कर सकते हैं गारंटीज वगैरह एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स की। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एजेंसी फंक्शन, द कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज अ ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स। ये हमारे ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे फला फला फैमिली मेंबर को मेरे पैसे दे दिए जाएं, तो वो उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस दे कीप द विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ। तो जो भी उनकी विल्स होंगी कस्टमर्स की, या विल होगी जो मर्जी होगी मरने के बाद, वो पूरी करते हैं वो। नेक्स्ट आ जाती हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड वेरियस जनरल यूटिलिटी सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल्स, issuing travelers checks and gift checks, providing credit cards, helping their customers in providing tax assistance
एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एडवाइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी होती हैं जैसे लॉकर फैसिलिटीज, जिसमें हम अपने जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर ज्वेलरी वगैरह हैं, जो ज़मीनों के कागज़ हैं वो रख लेते हैं, ट्रैवलर्स चेक इशू कर देते हैं, गिफ्ट चेक इशू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स दे देते हैं और टैक्स भरने में हमारी मदद करते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजेस देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है क्रेडिट क्रिएशन, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज दैट दे हैव द पावर टू क्रिएट क्रेडिट या पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एक यूनिक फीचर है जो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं होती, वो है क्रेडिट क्रिएशन। in the process of acceptance of deposits and granting the loans, commercial banks are able to create credit। ये जो प्रोसेस होता है कि पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करना और किसी और को लोन देना, इस प्रोसेस के बीच में वो क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं, क्रेडिट को क्रिएट कर पाते हैं। दिस मीन्स दैट they are able to grant more loans than the amount of initial or primary deposits made by the customers। तो वो करते क्या है, अगर बैंक में 1 लाख रुपए आता है तो वो लोन दे दे के घुमा घुमा के वो 1 लाख से कई गुना ज्यादा कर देते हैं मार्केट को, ठीक है। मार्केट में पैसा कई गुना ज्यादा घुमा देते हैं, ठीक है। इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, जो मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन शॉर्ट इन शॉर्ट कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन द मॉडर्न इकोनॉमीज। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज वेराइटी ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न इकोनॉमीज में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इकोनॉमी को चलाने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बैंक्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा क्रेडिट क्रिएशन। टेक केयर, बाय बाय।